तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की लेटेस्ट मूवी कूली के बारे में। ये कूली मूवी इंडिया के अंदर 14 अगस्त को रिलीज हुई है और इस मूवी के हाइलाइट्स ये हैं कि सबसे पहले तो ये रजनीकांत की मूवी है और इसके साथ ही इस मूवी के जो डायरेक्टर है उनका नाम है लोकेश कनगराज। वही लोकेश कनगराज जो कि इससे पहले कैथी और विक्रम जैसी कई सारी मास्टरपीस मूवीज दे चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने रजनीकांत के साथ मिलकर कूली मूवी बनाई है। और अगर हम इस कूली मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर देवा नाम का एक कूली अपने दोस्त की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने निकलता है, लेकिन अपने दोस्त की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के दौरान देवा के सामने कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं और देवा अपने दोस्त के कातिल के बारे में जान भी पाता है या नहीं, ये सारी चीजें हमें मूवी की स्टोरी में पता लगेंगी। सो इसीलिए आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कूली मूवी की पूरी स्टोरी डिटेल से बताने वाला हूँ। सो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स के अंदर कूली लिख दीजिए ताकि मुझे भी ये पता चले कि आपको वीडियो और मूवी की स्टोरी पसंद आ रही है। बाकी चलिए अब हम बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कूली मूवी की स्टार्टिंग होती है विशाखापट्टनम शहर के एक पोर्ट से और इस पोर्ट को देखकर हमें पता लगता है कि विशाखापट्टनम शहर के इस पूरे पोर्ट के ऊपर एक कंपनी का कब्जा है, जिस कंपनी का नाम है किंगपिन लॉजिस्टिक्स। और स्टोरी में हमें पता लगता है कि ये जो किंगपिन लॉजिस्टिक्स है ये साइमन नाम के एक आदमी की कंपनी है जिसने गवर्नमेंट से इस पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले रखा है और इसीलिए 99 सालों के लिए साइमन इस पूरे पोर्ट का मालिक है। और दोस्तों मूवी के अंदर साइमन और कोई नहीं बल्कि एक्टर नागार्जुन है, लेकिन दोस्तों हमें पता लगता है कि ये जो साइमन है ये बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और इसीलिए साइमन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने पोर्ट के जरिए महंगी महंगी ज्वेलरी का सामान, इलीगल गोल्ड, पुराने एंटीक आइटम्स और महंगी लग्जरी घड़ियां, इन सारी चीजों को स्मगल करवाता है। और साइमन बिना गवर्नमेंट की नजरों में आए इन सारे सामान को इंडिया से एक्सपोर्ट करता है और इम्पोर्ट भी करता है। एंड इसी वजह से साइमन बहुत ज्यादा अमीर भी है। साइमन के इस पूरे पोर्ट के ऊपर टोटल 14,000 लोग काम करते हैं और इन 14,000 लोगों में सारे लेबर्स, मजदूर और इंजीनियर शामिल है, जिन सबको साइमन की गैंग के कुछ ऊपर के लोग कंट्रोल करते हैं। लेकिन इन सबके ऊपर एक दयाल नाम का आदमी है। ये दयाल न सिर्फ साइमन का सबसे भरोसेमंद आदमी है बल्कि इसके साथ ही साइमन के बाद इस पूरे पोर्ट के ऊपर दयाल की मर्जी चलती है। हालांकि नागार्जुन का यानी कि साइमन का इस मूवी के अंदर एक बेटा भी है जिसका नाम है अर्जुन, लेकिन ये अर्जुन अपने फादर साइमन के बिजनेस से दूर रहना चाहता है और उसे अपने फादर के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए अर्जुन पोर्ट पर एक कस्टम ऑफिसर है। लेकिन साइमन अपने बेटे के कस्टम ऑफिसर होने का भी फायदा उठाता है और वो अपने बेटे अर्जुन के जरिए सारे इलीगल कस्टम के काम को पूरा करवा लेता है। लेकिन दोस्तों अब इन सब के पीछे हमें पता लगता है कि असल में विशाखापट्टनम की जो पुलिस है उसे काफी टाइम से साइमन पर शक हो रहा है और अंदर ही अंदर पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को जानता है कि साइमन काफी सारे इलीगल काम करता है और इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने आज से 8 साल पहले दिलीप नाम के एक कांस्टेबल को साइमन के पोर्ट पर भेजा था और वो भी एक अंडरकवर स्पाई बनाकर, ताकि वो वहां जाकर पोर्ट की सारी खबर निकाले और साइमन के सारे इलीगल कामों के बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को बता दें। लेकिन 8 साल पहले जब पुलिस डिपार्टमेंट ने दिलीप को वहां पर भेजा तब दिलीप नाम के उस कांस्टेबल ने 1 साल तक तो अपना काम किया और सारी जानकारी पुलिस को लाकर दी, लेकिन फिर 1 साल बाद ही दिलीप गायब हो गया और उसके पुलिस डिपार्टमेंट से सारे कनेक्शन टूट गए। और फिर उसके बाद से पुलिस डिपार्टमेंट ने जितने भी पुलिस ऑफिसर्स को वहां पर स्पाई बनाकर भेजा वो सब बारी बारी करके साइमन के पोर्ट पर मरने लगे और उनमें से कोई भी स्पाई वापस नहीं आया। अब दोस्तों इसके बाद ही हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं, जहाँ पर हम ये जानते हैं कि अब तक ये सारी कहानी पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ऑफिसर्स को एक पुलिस का स्पाई बता रहा होता है और ये वाला स्पाई भी बिल्कुल वैसा ही स्पाई होता है जिसे पोर्ट पर भेजा गया था और इसीलिए ये स्पाई यहाँ पर अपने पुलिस सीनियर्स को ही बताता है कि वो अब तक साइमन के पोर्ट के बारे में यही सारी जानकारी इकट्ठा कर पाया है। लेकिन रही बात उससे पहले के सारे पुलिस स्पाई की, तो उनकी मौत के बारे में वो नहीं जानता है, ना ही वो उस बारे में पता लगा पाया है। लेकिन उसका ये मानना है कि उन सारे स्पाई को दयाल ने मारा होगा, वही दयाल जो कि साइमन का सबसे खास आदमी है और साइमन के न होने पर वही पोर्ट संभालता है। अब दोस्तों इसके बाद हम ये देखते हैं कि उस पुलिस स्पाई को फिर से उसके पोर्ट पर भेज दिया जाता है ताकि वो इसके आगे और दूसरी खबर ला सके। लेकिन इतने में हम ये जानते हैं कि दयाल को उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पता लग जाता है कि वो उसके पोर्ट के ऊपर एक स्पाई बनकर आया है और इसीलिए दयाल उस पुलिस स्पाई को सबके सामने मार देता है। और फिर इसीलिए दोस्तों यहीं पर ही हमें पता लगता है कि दयाल कितना ज्यादा खतरनाक आदमी है एंड वो साइमन के इलीगल काम के लिए क्या क्या कर सकता है। लेकिन अब इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम विशाखापट्टनम से सीधा चेन्नई शहर को देखते हैं और इसी चेन्नई शहर के अंदर एंट्री होती है हमारी मूवी के मेन हीरो यानी कि रजनीकांत की, जिनका इस मूवी के अंदर नाम है देवराज, जिसे प्यार से सब लोग देवा कहते हैं। चेन्नई शहर के अंदर हम ये देखते हैं कि देवराज यानी कि देवा अपने एक बड़े से मेंशन के अंदर रहता है, लेकिन इस मेंशन के अंदर वो अपने साथ अपने कई सारे कूली दोस्तों को रखता है। देवा को मिलाकर इस मेंशन के अंदर टोटल 18 लोग होते हैं और देवा के साथ यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब आज से बहुत साल पहले देवा के साथ कूली का काम किया करते थे और जिस टाइम पर ये सारे के सारे लोग कूली हुआ करते थे तब उस टाइम पर देवा ही उन सारे कूलियों का यूनियन लीडर हुआ करता था। लेकिन सालों पहले कूली का काम छोड़ने के बाद भी सभी लोग देवा की इज्जत करते थे और बहुत सारे लोग तो देवा के साथ ही रहा करते थे। और अब क्योंकि
देवा उन सारे कुलियों का लीडर था, इसीलिए बाकी के सारे कुली उसे प्यार से बड़े भाई कहते थे। यहाँ तक कि उनके मन में देवा के लिए बहुत ज्यादा इज्जत भी थी, और वो इसीलिए क्योंकि देवा अपने सारे कुली साथियों को अपना परिवार मानता है और उनके हर सुख दुख में उनका साथ देता है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि देवा का मेंशन काफी ज्यादा बड़ा है और इसीलिए इस मेंशन के अंदर बहुत सारे कमरे भी हैं, जिस वजह से ये लोग मिलकर इस मेंशन के बहुत सारे कमरों को किराए पर भी देते हैं, जिनसे उन्हें कमाई भी होती है। लेकिन देवा की एक खासियत है कि वो अपने मेंशन के कमरे स्टूडेंट्स को बहुत ही कम प्राइस पर देता है और उसके साथ ही वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर खाना भी खिलाता है, ताकि यहाँ पर रहने वाले स्टूडेंट्स आराम से पढ़ाई कर सके। लेकिन देवा के मेंशन के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सबको एक कानून मानना पड़ता है, और वो कानून होता है शराब न पीने का। असल में देवा का एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था राजशेखर, और इस राजशेखर को मूवी के अंदर प्ले किया है एक्टर सत्यराज ने, जो कि इससे पहले बाहुबली के अंदर कटप्पा को प्ले कर चुके हैं। और ये यानी कि राजशेखर और देवा दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और आज से 30 साल पहले राजशेखर ने देवा को एक कसम दी थी कि वो अब से शराब पीना छोड़ देगा, जिसके बाद से देवा ने शराब पीना छोड़ दिया और उसने अपने साथ साथ अपने मेंशन के किसी भी आदमी को भी शराब नहीं पीने दी। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि मेंशन के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनमें से कोई भी शराब नहीं पीता है। अब दोस्तों आगे हम ये देखते हैं कि देवा की लाइफ में सब कुछ काफी ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर एक दिन अचानक से एक आदमी देवा के पास आता है और वो देवा को बताता है कि उसके पुराने दोस्त राजशेखर की मौत हो चुकी है। अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर देवा को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन जब देवा मौत का कारण पूछता है तब उसे पता लगता है कि राजशेखर की जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता लगता है कि राजशेखर न सिर्फ देवा का दोस्त होता है, बल्कि सालों पहले राजशेखर ने अपनी बहन की शादी भी देवा से करवा रखी होती है, और इसीलिए राजशेखर रिश्ते से देवा का साला भी लगता है। अब दोस्तों अपने दोस्त राजशेखर की मौत की खबर सुनकर देवा जल्दी से उसके घर जाता है, और उसके घर जाकर देवा आखिरी बार अपने दोस्त को देखता है, जो कि उसके सामने एक लाश बनकर पड़ा होता है। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि राजशेखर की फैमिली में उसकी वाइफ की काफी साल पहले मौत हो चुकी होती है, और इसीलिए राजशेखर के साथ उसकी 3 बेटियां होती है, जिनमें से जो सबसे बड़ी बेटी होती है वो होती है श्रुति हसन, और श्रुति हसन का इस मूवी के अंदर नाम है प्रीति। बट दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो प्रीति होती है वो देवा को कुछ खास पसंद नहीं करती है, और इसीलिए वो जैसे अपने घर के अंदर देवा को देखती है वैसी वो उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, जिस वजह से देवा वहाँ से निकल जाता है और सीधा अपने साथियों से मिलता है। लेकिन दोस्तों देवा के मन में एक डाउट आता है, और वो ये सोचता है कि उसका दोस्त राजशेखर तो काफी ज्यादा तंदुरुस्त था, तो आखिरकार उसे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। और अब इसके लिए देवा ये फैसला करता है कि वो अपने दोस्त राजशेखर के बारे में डिटेल से जानेगा, ताकि वो ये पता कर सके कि आखिरकार राजशेखर के साथ क्या क्या हुआ था। अब ऐसा करने के लिए वो सबसे पहले राजशेखर की कंपनी में जाता है, यानी कि वहाँ जहाँ पर राजशेखर काम किया करता था। बट वहाँ पहुंचकर उसे पता लगता है कि उस कंपनी से राजशेखर ने 5 साल पहले काम छोड़ दिया था। हालांकि इसी टाइम पर देवा राजशेखर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चेक करवाता है, जिसके बाद देवा को ये भी पता लगता है कि राजशेखर के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी झूठी थी, और असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से राजशेखर की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि सीने पर बहुत ही जोरदार वार करने की वजह से हुई थी। और इसीलिए ये बात जानते ही देवा को ये पता लग जाता है कि राजशेखर की मौत नेचुरली नहीं थी, बल्कि राजशेखर का किसी ने मर्डर किया था, और जिसने भी राजशेखर को मारा था उसने उसे मारने के लिए उसकी छाती पर बहुत जोर जोर से वार किया था। और अब इसीलिए देवा ये फैसला करता है कि चाहे जो भी हो जाए वो राजशेखर के कातिल को ढूंढ कर ही रहेगा। अब दोस्तों इसके बाद ही देवा एक ऐसे आदमी से मिलता है जो कि राजशेखर के काफी करीब था, और इसीलिए उस आदमी से मिलकर देवा उससे राजशेखर के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो आदमी राजशेखर के बारे में देवा को सारी बातें बताता है। अब इसके बाद राजशेखर की स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसमें हम 5 साल पीछे जाते हैं। वो आदमी देवा को ये बताता है कि आज से 5 साल पहले राजशेखर एक कंपनी में काम किया करता था, और जिस कंपनी में राजशेखर काम किया करता था वो एक साइंस और टेक की कंपनी थी, एंड उसमें देवा उनके लिए नए नए रिसर्चेस करता था। लेकिन देवा अपनी तीनों बेटियों को डॉक्टर बनाना चाहता था, पर डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, और राजशेखर के पास उतने पैसे नहीं थे। लेकिन राजशेखर के पास एक रिसर्च का आइडिया था, और इसीलिए 5 साल पहले उसने सबसे पहले अपनी कंपनी से रिजाइन किया और वो अपने रिसर्च के काम पर लग गया। और जिस चीज के ऊपर राजशेखर काम कर रहा था वो चीज असल में एक मोबाइल क्रीमेटर थी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल क्रीमेटर बेसिकली एक ऐसा छोटा डिवाइस होता है जिस पर अगर आप किसी भी पक्षी या फिर जानवर को रखते हैं तो फिर इस मशीन से निकलने वाली बहुत तेज करंट उस जानवर की पूरी बॉडी को कुछ ही सेकंड्स के अंदर ऐश बना देती है, यानी कि राख, और वो भी बिना कोई पोल्यूशन किए। हालांकि उस क्रीमेटर मशीन को पूरा करने के लिए राजशेखर को कई सारे इलीगल सामान की जरूरत थी, और इसीलिए उसने कस्टम ऑफिसर के जरिए विदेश से उस इलीगल सामान को मंगवाया, एंड फिर उन सारे सामान की मदद से उसने अपने मशीन को तैयार कर लिया। अब राजशेखर बेसिकली अपने उस क्रीमेटर मशीन को सरकार से अप्रूव करवाना चाहता था, और वो ये चाहता था कि सरकार इस मशीन का इस्तेमाल करे और जो भी जानवर या पक्षी मर जाए उन सबको इस मशीन के जरिए राख बना दे। क्योंकि दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी का भी नॉर्मल तरीके से क्रीमेशन करते हैं तो फिर उससे एनवायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, लेकिन राजशेखर के इस मशीन के जरिए उस पॉल्यूशन से बचा जा सकता है। अब राजशेखर को ये भरोसा था कि सरकार इस मशीन को अप्रूव कर देगी, जिसके बाद इस मशीन के पेटेंट के बदले में राजशेखर को जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों से वो अपनी बेटियों को डॉक्टरी की पढ़ाई करवा पाएगा। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि जब राजशेखर की इस मशीन का इंस्पेक्शन होता है तब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स राजशेखर के इस मशीन को अप्रूव करने से मना कर देते हैं, और बेसिकली वो लोग राजशेखर से ये कहते हैं कि राजशेखर की बनाई हुई मशीन तो काफी बढ़िया है, लेकिन इस मशीन से जितने अच्छे काम हो सकते हैं उतने ही बुरे काम भी हो सकते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि अगर ऐसी मशीन कल को किसी गलत हाथ में पड़ गई तो फिर वो गलत सोच वाला इंसान इस मशीन के जरिए बहुत सारे लोगों की भी जान ले सकता है। और अब क्योंकि इस मशीन के जरिए हम किसी को भी कुछ ही सेकंड्स में राख बना सकते हैं, इसीलिए जिन भी इंसानों को इस मशीन के जरिए मारा जाएगा उनकी ना तो पहचान हो पाएगी और ना ही ये पता लग पाएगा कि आखिरकार वो इंसान गए कहाँ। और इसलिए ये तर्क देकर राजशेखर के इस मशीन को अप्रूव नहीं किया जाता। अब स्टोरी में आगे राजशेखर का वो साथी देवा को बताता है कि राजशेखर के उस
उस क्रीमेटर मशीन के रिजेक्ट होने के बाद राजशेखर काफी ज्यादा टूट गया और फिर इसीलिए अपनी बेटियों को पालने के लिए उसे जो काम मिला वो काम करने लगा। लेकिन ये सब सिर्फ तब तक चला जब तक इस बारे में साइमन को पता नहीं चल गया। अब दोस्तों इसके बाद हम स्टोरी में साइमन को देखते हैं, जहाँ पर हम ये जानते हैं कि साइमन के लीगल कामों की वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन होते हैं और इसीलिए एक बार बहुत सारे लोग मिलकर साइमन पर जानलेवा अटैक करते हैं। लेकिन साइमन अपने साथियों के साथ मिलकर उन सारे लोगों को जान से मार देता है। लेकिन पता नहीं कैसे उन सारी किलिंग के बारे में पुलिस को पता लग जाता है और इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर साइमन के जो भी खबरी होते हैं वो साइमन को बताते हैं कि साइमन को कुछ भी करके उन सारी डेड बॉडीज को डिस्पोज करना होगा, क्योंकि अगर वो डेड बॉडीज पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मिल गई तो फिर साइमन को कोई नहीं बचा सकता है। अब इस बारे में साइमन काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन फिर उसी टाइम पर उसके पास उसका बेटा आता है और साइमन का बेटा अर्जुन उसे राजशेखर की मशीन के बारे में बताता है। अब दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि राजशेखर को अपनी मशीन को बनाने के लिए काफी सारे इलीगल सामान को इम्पोर्ट करना पड़ा था और उन सारे इलीगल सामान को इम्पोर्ट करने में उसकी मदद एक कस्टम ऑफिसर ने की थी। लेकिन वो कस्टम ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि साइमन का बेटा अर्जुन ही था और इसलिए यहाँ पर अर्जुन अपने फादर साइमन से कहता है कि मैंने राजशेखर नाम के एक आदमी की इलीगल सामान लाने में मदद की थी और उसकी मदद से उसने एक ऐसे क्रीमेटर मशीन को डेवलप किया है जिस मशीन की मदद से हम किसी को भी राख बना सकते हैं। अब ये बात सुनते ही साइमन जल्दी से राजशेखर के पास जाता है और वो वहाँ कर राजशेखर से उस मशीन को चलाने के लिए कहता है। लेकिन राजशेखर साइमन की बात नहीं मानता और वो साइमन से कहता है कि वो साइमन के किसी भी गलत काम में उसका साथ नहीं देगा। बट ये बात सुनकर साइमन राजशेखर के सामने उसकी तीनों बेटियों को जान से मारने की धमकी देता है और इसीलिए अपनी बेटियों की जान बचाने के लिए राजशेखर को मजबूरी में साइमन के लिए काम करना पड़ता है और अपनी बनाई हुई मशीन का इस्तेमाल साइमन के लिए करना पड़ता है। हालांकि राजशेखर के इस काम के बारे में उसकी सिर्फ बड़ी बेटी प्रीति को पता होता है और इसीलिए राजशेखर प्रीति के साथ मिलकर अपने मशीन को चलाता है और वो साइमन के द्वारा मारे गए सारी डेड बॉडीज को डिस्पोज कर देता है, जिसके बाद वो सारी की सारी डेड बॉडीज राख बन जाती है। अब इस काम के बदले में साइमन राजशेखर को काफी सारे पैसे देता है, लेकिन वो राजशेखर के इस काम से इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो राजशेखर से कंटिन्यूसली ये काम करवाने लगता है और आगे उसके पास जो भी डेड बॉडीज आती है उन सबको भी वो राजशेखर के मशीन के जरिए खाक बना देता है। अब राजशेखर की इतनी कहानी सुनने के बाद ही देवा को ये समझ में आ जाता है कि राजशेखर की बड़ी बेटी प्रीति उसके काम में उसका साथ दिया करती थी, इसीलिए हो ना हो अब राजशेखर के मरने के बाद साइमन के लोग प्रीति को लेने आएंगे, क्योंकि राजशेखर के बाद अब प्रीति है जो कि मशीन चलाना जानती है। एंड अब इसलिए देवा जल्दी से प्रीति के पास जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो ये देखता है कि वहाँ पर साइमन के गुंडे पहले से ही वहाँ पर पहुंच चुके हैं और फिर इसलिए देवा पहले तो प्रीति को उन गुंडों से बचाता है, उन गुंडों को बीट करता है एंड फिर वो उन गुंडों से कहता है कि वो खुद भी मशीन चलाना जानता है और इसलिए अगर वो लोग चाहे तो उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि देवा और प्रीति दोनों ही साइमन के आदमियों के साथ जाते हैं, जिसके बाद वो सारे आदमी उन दोनों को दयाल के पास ले जाते हैं। अब दयाल जैसी इस बात को जानता है वैसी वो देवा और प्रीति को अपने साथ ले जाता है और वो उन दोनों को मशीन के पास लाकर उसे एक्टिवेट करने के लिए कहता है, ताकि जो डेड बॉडीज उनके पास पड़ी होती है वो उन सबको खाक बना सके। अब यहाँ पर प्रीति अपने फादर की इस मशीन को चलाना जानती थी और इसीलिए वो यहाँ पर देवा को ये मशीन चलाना सिखाती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर इस मशीन के जरिए सारी डेड बॉडीज को ऐश बना देते हैं। इसके साथ ही ये सब देखकर दयाल को भी ये बिलीव हो जाता है कि देवा को भी ये मशीन चलानी आती है। अब दोस्तों देवा इस बात को जान चुका था कि उसका दोस्त राजशेखर साइमन के लिए काम करता था और जाहिर है कि साइमन को राजशेखर से बहुत ज्यादा फायदा था, इसलिए जाहिर सी बात है कि राजशेखर को ना तो साइमन खुद मारेगा और ना ही अपने आदमियों से मरवाएगा, इसलिए हो ना हो राजशेखर को मारने वाला कोई और ही है। लेकिन वो आदमी कौन हो सकता है इस बारे में जानने के लिए देवा साइमन के ग्रुप में आ जाता है और साइमन के पोर्ट पर क्रीमेटर मशीन को चलाने का काम करने लगता है। अब दोस्तों इन सब के बीच ही हम साइमन को देखते हैं, जो कि असल में दिलीप नाम के उस पुलिस कांस्टेबल स्पाई के बारे में जान जाता है, जिसे आज से 8 साल पहले पुलिस डिपार्टमेंट ने उसके पोर्ट पर स्पाई करने के लिए भेजा था। और दोस्तों यहाँ पर हम ये जानते हैं कि वो पुलिस का स्पाई यानी कि दिलीप और कोई नहीं बल्कि दयाल है, वही दयाल जो कि साइमन का सबसे खास आदमी बना पड़ा था। लेकिन आज साइमन दयाल के बारे में सब कुछ जान चुका था और इसीलिए साइमन सीधा अपने पोर्ट पर आता है और वो दयाल पर हमला कर देता है और वो एक हथौड़े से दयाल को पीट कर उसकी जान ले लेता है। लेकिन अब इसके बाद ही साइमन देवा और प्रीति को बुलाता है, जिसके बाद जब देवा साइमन के सामने आता है तब साइमन उसे देखकर कहता है कि क्या अब राजशेखर के बाद वही उसके लिए मशीन ऑपरेट कर रहा है, जिस पर देवा उसे हाँ बोलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साइमन देवा को ध्यान से देखने लगता है और फिर उसके बाद वो देवा से कहता है कि उसने देवा को पहले भी कहीं पर देखा हुआ है। लेकिन इस बात को सुनकर देवा मना करता है एंड वो साइमन से कहता है कि वो उससे पहली बार मिल रहा है और फिर इसलिए ये बात सुनकर साइमन बात को नजरअंदाज करता है एंड वो देवा को सीधा दयाल की डेड बॉडी दिखाता है। जिसके बाद वो देवा से कहता है कि वो इस दयाल की बॉडी को ले जाकर शहर में जो कमिश्नर का ऑफिस है उसके बगल वाले शमशान घाट में दफना दे। और साइमन ऐसा इसलिए करवाना चाहता है ताकि पुलिस डिपार्टमेंट दयाल की बॉडी देखे और पुलिस को पता लगे कि अब अगर उन्होंने किसी को भी स्पाई बनाकर उसके पोर्ट पर भेजा तो साइमन उस अगले पुलिस वाले का भी यही हाल करेगा। और दोस्तों इस काम को सौंपने के साथ ही साइमन देवा से ये भी कहता है कि अगर देवा साइमन का एक काम करता है और वो दयाल को गाड़ देता है तो फिर साइमन भी देवा के लिए एक बहुत बड़ा काम करेगा। अब इस बात को सुनने के बाद ही देवा और प्रीति दोनों मिलकर दयाल की बॉडी को सीधा गाड़ी में डालते हैं और उसे लेकर सीधा कमिश्नर ऑफिस के बगल के शमशान घाट में जाते हैं एंड वहां जाकर दयाल की बॉडी को गाड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों वो लोग जैसे दयाल को गाड़ते हैं वैसे कुछ सेकंड्स के बाद ही दयाल मिट्टी से बाहर आ जाता है। ये देखकर देवा भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रीति देवा को ये बताती है कि एक्चुअली में दयाल के साथ जो भी हुआ है वो काफी ज्यादा रेयर केस है, लेकिन ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। असल में अगर किसी इंसान को बहुत जोर जोर से मारा जाए तो उसकी सांसें रुक सकती है और बाकियों को ऐसा लग सकता है कि वो इंसान मर चुका है, लेकिन फिर अचानक से कुछ टाइम बाद ही उसकी सांसें फिर से चलने लगती है, जिस वजह से उसकी जान वापस आ जाती है। और बिल्कुल यही केस इस टाइम पर दयाल के साथ हुआ है। लेकिन एक बार कब्र से बाहर आने के बाद ही जो दयाल होता है वो सीधा देवा के पैर पकड़ लेता है
एंड वो देवा से कहता है कि वो उसे ना मारे क्योंकि वो असल में एक पुलिस का आदमी है जो कि खुद साइमन के ऊपर स्पाई करके उसे पुलिस के हाथों पकड़वाना चाहता है। इसके साथ ही वो देवा से ये भी कहता है कि उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और इसलिए अगर वो मर गया तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब इन बातों को सुनकर देवा को दयाल पर दया आ जाती है और इसलिए वो दयाल को वहाँ से भागने देता है। लेकिन अब क्योंकि दयाल बहुत ही बुरी हालत में होता है इसलिए प्रीति भी उसके साथ जाती है और वो उसे ट्रेन के जरिए हैदराबाद छोड़ने जाती है। इधर देवा जल्दी से साइमन के पास वापस जाता है और वो साइमन से कहता है कि उसने दयाल की डेड बॉडी को गाड़ दिया है। ये बात सुनकर साइमन काफी खुश होता है और इसलिए वो देवा को एक वीडियो दिखाता है। अब असल में दोस्तों ये वीडियो एक सीसीटीवी फुटेज होती है, लेकिन इसी सीसीटीवी फुटेज में देवा ये देखता है कि जिस दयाल की अभी वो मदद करके आ रहा है उसी दयाल ने उसके दोस्त राजशेखर को बांध कर मारा था। वो वीडियो में देखता है कि दयाल ने उसके दोस्त राजशेखर की हाथ बांधी है और उसकी छाती पर जोर जोर से घूंसे मारे, जिसके बाद उन हमलों की वजह से राजशेखर की मौत हो गई। अब दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद देवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये सोचने लगता है कि जिस दयाल ने उसके खास दोस्त की जान ली उसने उसी दयाल को जिंदा छोड़ दिया और उसे भागने में मदद भी की। लेकिन दोस्तों अब इसी दौरान देवा को फोन आता है और जब देवा फोन उठाता है तब उसे पता लगता है कि फोन के सामने और कोई नहीं बल्कि दयाल है। और दयाल को देखकर हमें पता लगता है कि जिस ट्रेन से दयाल और प्रीति गए थे दयाल ने उसी ट्रेन के लोको पायलट को जान से मार दिया है और अब वो ट्रेन को अपनी मर्जी से चला रहा है एंड वो उसे वहीं पर रोकेगा जहाँ उसे रोकने का मन करेगा। इसके साथ ही वो प्रीति को भी अपने कब्जे में कर लेता है एंड इसीलिए वो फोन पर हंसते हुए देवा से कहता है कि मैंने तुम्हें बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया। हालांकि यहाँ फोन पर ही देवा दयाल से पूछता है कि आखिरकार उसने उसके दोस्त राजशेखर को क्यों मारा। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि दयाल उसकी बात का जवाब नहीं देता है एंड वो देवा से कहता है कि अब उसके दोस्त राजशेखर की बेटी उसके कब्जे में है और इसीलिए अगर देवा प्रीति की जान सही सलामत चाहता है तो फिर उसे वही करना होगा जो वो करवाना चाहता है, क्योंकि अगर देवा ने ऐसा नहीं किया तो वो न सिर्फ प्रीति को जान से मार देगा बल्कि वो साइमन को फोन करके ये भी बता देगा कि वो जिंदा है और उसे जिंदा छोड़कर विशाखापट्टनम से भगाने वाला देवा ही है। और ये बात जैसी वो साइमन को बताता है वैसे ही साइमन खुद ही देवा को जान से मार देगा। इसीलिए दयाल देवा से कहता है कि उसकी और उसकी ये दोस्त की बेटी प्रीति की दोनों की जान उसके कब्जे में है, इसलिए देवा को उसकी बात माननी पड़ेगी। अब देवा को अपनी जान की तो कोई परवाह नहीं होती है, लेकिन अब क्योंकि उसे राजशेखर की बेटी प्रीति की जान की चिंता होती है इसीलिए वो दयाल की बात के लिए हाँ कर देता है और वो उसका काम करने के लिए राजी हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ और वो बात यह है कि इस मूवी की स्टोरी में काफी सारे फ्लॉज हैं और उन्हीं में से स्टोरी का एक फ्लॉ ये भी है कि आखिरकार दयाल ने राजशेखर को क्यों जान से मारा। लेकिन हाँ, अगर आप में से किसी ने मूवी देखी है और उसे समझ में आया है कि आखिरकार दयाल ने राजशेखर को क्यों मारा था तो आप ये बात कमेंट्स के अंदर जरूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों अगर मैं मूवी की बात करूँ तो मूवी के अंदर तो कहीं भी इस बात का कोई आंसर नहीं है। हालांकि दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है कि दयाल ने राजशेखर को इसीलिए मारा होगा क्योंकि शायद से राजशेखर दयाल की सच्चाई जान गया होगा और मे बी राजशेखर को ये पता लग गया होगा कि दयाल साइमन के लिए वफादार नहीं है और शायद वो इस बात को साइमन को बताने भी वाला था एंड इसलिए हो सकता है कि दयाल ने राजशेखर को जान से मार दिया हो ताकि वो उसके बारे में किसी को कुछ ना बता पाए। अब दोस्तों मूवी की स्टोरी पर वापस आए तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दयाल देवा से अपना काम करवाने लगता है क्योंकि जाहिर है कि साइमन के डर की वजह से अब दयाल बाहर नहीं आ सकता है और इसलिए दयाल को जिन भी आदमियों से कुछ लेना होता है वो उन्हें देवा के जरिए लेता है और वो देवा के हाथों वो सामान रिसीव करके उन सारे सामान को अपने अड्डे पर छोड़वाता है जिस अड्डे के बारे में वो देवा को बताता है और साथ ही साथ उस जगह के लॉक को खोलने के लिए वो देवा को एक चाबी भी दिलवाता है। और दोस्तों जब देवा दयाल के उस अड्डे पर जाता है तब हम भी ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा कैश होता है, बहुत सारी ज्वेलरी और गोल्ड होता है और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी रखे होते हैं। इसके साथ ही दयाल उस अड्डे में देवा के हाथों 2 पासपोर्ट भी लाता है और दोस्तों इन सारी चीजों को देखकर हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि जो दयाल है उसे आज से 8 साल पहले पुलिस डिपार्टमेंट ने एक स्पाई बनाकर पोर्ट पर भेजा था ताकि वो साइमन की जासूसी करके उसके बारे में पुलिस को बता सके और वहाँ जाकर दयाल ने साइमन का भरोसा भी जीता एंड उसका खास आदमी भी बन गया। साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट के कहे अनुसार उसने 1 साल तक पुलिस के लिए प्रॉपर काम किया। लेकिन दोस्तों उसके बाद दयाल के मन में लालच आ गया और फिर इसीलिए उसने पुलिस के लिए खबरी का काम करना छोड़ दिया और वो साइमन के पोर्ट पर अपने भरोसे और अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर धीरे धीरे करके कैश, ज्वेलरी और बाकी सारा सामान चोरी करने लगा और उसने वो सारा सामान अपने अड्डे पर भर लिया, उसी अड्डे पर जहाँ पर हमने अभी देवा को देखा है। लेकिन अब इन सबके साथ ही उसने अपने लिए 2 फेक पासपोर्ट भी बनवा लिए हैं, इसलिए अब शायद से दयाल का यही इरादा है कि अब वो इन सारे सामान को लेकर चुपके से गायब हो जाए और इंडिया छोड़कर किसी और देश जाकर रहने लगे। लेकिन दोस्तों अब इन सबके साथ ही दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो साइमन का बेटा था यानी कि अर्जुन, वो अपने पोर्ट पर काम करने वाली एक दूसरी लड़की से प्यार करने लगता है। लेकिन अब क्योंकि अर्जुन को अपने फादर साइमन से काफी डर लगता है इसलिए वो उस लड़की के बारे में अपने फादर साइमन को नहीं बताता, पर साथ ही वो ये फैसला करता है कि वो इस बारे में सीधा देवा से बात करेगा क्योंकि अर्जुन को ऐसा लगता है कि उसका फादर साइमन देवा की रिस्पेक्ट करता है और इसीलिए हो ना हो अगर देवा उसकी तरफ से बात करेगा तो शायद से साइमन उसके रिश्ते के लिए हाँ बोल देगा। अब ऐसा करने के लिए अर्जुन सीधा देवा के पास जाता है एंड वो उसे अपने बारे में बताता है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि इस टाइम पर अर्जुन का फादर साइमन विदेश में है और वो जिन क्रिमिनल के सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है वो उनकी मीटिंग में गया हुआ है और दोस्तों इस सिंडिकेट के अंदर वो सारे क्रिमिनल्स हैं जो कि सब मिलकर स्मगलिंग का काम करते हैं और देखा जाए तो साइमन भी इन सबके साथ मिलकर ही काम करता है। लेकिन असल में इन सबके सिंडिकेट का एक हेड है जिसका नाम है दाहा और उस दाहा के सिंडिकेट के सारे मेंबर्स रिस्पेक्ट करते हैं और अब वही दाहा साइमन से मिलने भी आ रहा है। हालांकि दोस्तों ये सिंडिकेट का लीडर दाहा कौन है ये हम सबको मूवी में आगे पता लगेगा। बाकी दोस्तों इधर इंडिया में हम ये देखते हैं कि दयाल देवा को फोन करता है एंड वो उससे कहता है कि वो साइमन के बेटे अर्जुन को जान से मार दे। लेकिन दोस्तों देवा ऐसा करने से मना करता है और वो दयाल से कहता है कि साइमन का बेटा अर्जुन बहुत ही शरीफ है और उसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात सुनकर दयाल देवा पर जोर बनाता है एंड वो उससे कहता है कि अगर उसने अर्जुन को नहीं मारा तो फिर वो प्रीति को मार देगा। अब
हालांकि दोस्तों इन सब के बाद भी देवा अर्जुन को नहीं मारता और अर्जुन जिस लड़की से प्यार करता है देवा उसे उसके साथ भगा देता है। लेकिन दोस्तों इसके कुछ टाइम बाद ही दयाल देवा को फोन करता है एंड वो उसे वीडियो कॉलिंग करके कहता है कि वो उसके दोस्त की बेटी प्रीति को जान से मार देगा क्योंकि देवा ने उसके कहने पर अर्जुन को नहीं मारा है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि देवा काफी कॉन्फिडेंट होता है और वो उसी वीडियो कॉल पर दयाल को अर्जुन और उसकी गर्लफ्रेंड दिखाता है। बट देवा ने इस टाइम पर अर्जुन की गर्लफ्रेंड को बांध कर रखा होता है। लेकिन दोस्तों वीडियो कॉल पर जैसे दयाल अर्जुन की गर्लफ्रेंड को बंधा हुआ देखता है वैसे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही देवा उसके बारे में बताता है और वो दयाल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि अर्जुन की जो गर्लफ्रेंड है वो और कोई नहीं बल्कि तेरी बीवी है और ये भी तेरी तरह अंडर कवर होकर काम कर रही है एंड तूने ही इसे अर्जुन से प्यार का ड्रामा करने के लिए कहा था। लेकिन अब तेरी ये बीवी मेरे हाथों पकड़ी जा चुकी है और इसीलिए तू जल्दी से प्रीति को छोड़ दे वरना ये मारी जाएगी। अब अपनी पत्नी को बचाने के लिए दयाल जल्दी से प्रीति को छोड़ देता है जिसके बाद प्रीति वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में उसे देवा के लोग उठा लेते हैं एंड उसे अपनी गाड़ी में सेफली देवा के पास लाने लगते हैं। इधर देवा भी प्रीति को रिसीव करने के लिए निकल जाता है। लेकिन देवा जैसे यहाँ से निकलता है वैसे हम ये देखते हैं कि दयाल की जो बीवी होती है जिसे देवा ने बांध दिया होता है वो अर्जुन के सामने रोने लगती है। हालांकि अर्जुन के सामने उसका भांडा तो फूट गया होता है लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन उससे प्यार करने लगा था और इसलिए दयाल की बीवी अर्जुन के सामने रो धो के ये कहती है कि मैं दयाल से प्यार नहीं करती, दयाल ने मुझसे ये सब जबरदस्ती करवाया था, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। और दोस्तों ये सारी बातें सुनकर अर्जुन पिघल जाता है और वो दयाल की वाइफ को फ्री कर देता है। लेकिन फ्री होने के बाद ही दयाल की वाइफ अर्जुन को बीट कर देती है और उसे ले जाकर एक गाड़ी में बांध देती है। इसके बाद दयाल की वाइफ जल्दी से दयाल को फोन करती है एंड वो उससे कहती है कि मैं आजाद हो चुकी हूँ। जिसके बाद दयाल जैसे इस बात को सुनता है वैसे वो जल्दी से प्रीति का पीछा करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसके साथ ही दयाल की जो वाइफ होती है वो भी प्रीति के पीछे लग जाती है और वो भी प्रीति को ढूंढने लगती है। जिसके बाद दोस्तों दयाल रास्ते में प्रीति को पकड़ लेता है और उस टाइम पर प्रीति के साथ देवा के जितने भी लोग होते हैं दयाल उन सबको मार देता है। लेकिन प्रीति उन सबसे बचकर एक ट्रेन में घुस जाती है। अब दोस्तों इस टाइम पर प्रीति को याद आता है कि एक बार उसके फादर राजशेखर ने उससे कहा था कि अगर लाइफ में जब भी तुम्हें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए और तुम्हारी जान पर खतरा आए तो मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ और तुम्हें उस टाइम पर उस नंबर पर फोन करना होगा और तुम्हें कहना होगा कूली नंबर 5821। अब दोस्तों इसी टाइम पर स्टोरी के साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि असल में ये कूली नंबर यानी कि कूली नंबर 5821 और किसी का नहीं बल्कि देवा का नंबर है। इसके साथ ही स्टोरी के जरिए हमें ये भी पता लगता है कि राजशेखर के जिस करीबी आदमी ने देवा को उसके बारे में बताया था उसने देवा को ये भी बताया था कि वो जानता है कि देवा राजशेखर की बहन का पति भी था। लेकिन देवा ने अपनी पूरे परिवार को छोड़ दिया था। बट देवा के जाने के बाद देवा को एक बेटी हुई थी। लेकिन दोस्तों एक हादसे में देवा की वाइफ और राजशेखर की वाइफ दोनों की वाइफ मारी गई थी और फिर इसीलिए उसके बाद से राजशेखर ने अपनी दोनों बेटियों के साथ साथ देवा की बेटी को भी संभाला था। और इसीलिए दोस्तों राजशेखर की जो सबसे बड़ी बेटी है यानी कि प्रीति वो उसकी नहीं बल्कि देवा की बेटी है। और इसीलिए राजशेखर ने प्रीति से कहा था कि अगर उसे लाइफ में कभी भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो तो वो एक नंबर पर फोन करके कूली नंबर 5821 बोले। और दोस्तों वो नंबर और किसी का नहीं बल्कि रजनीकांत का यानी कि देवा का ही था। साथ ही साथ राजशेखर का साथी देवा को स्टोरी में ये भी बताता है कि अगर कभी तुम्हारे फोन पर कोई फोन करे और वो तुमसे कूली नंबर 5821 कहे तो समझ जाना कि सामने वाला तुम्हारी औलाद है। अब दोस्तों प्रेजेंट टाइम में हम ये देखते हैं कि प्रीति बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो नंबर पर डायल करके कूली नंबर 5821 कहती है। जिसके बाद ही देवा को भी पता चल जाता है कि प्रीति असल में उसी की बेटी है। अब हालांकि दोस्तों इन सब के बीच हम ये देखते हैं कि दयाल प्रीति को ढूंढने में फेल हो जाता है। लेकिन दयाल की जो वाइफ होती है वो प्रीति तक पहुंच जाती है। बट इन सब के बीच ही जो साइमन होता है उसे पता चल चुका होता है कि उसका बेटा अर्जुन लापता है। इसके साथ ही साइमन के साथी उसे ये बताते हैं कि उन सब ने साइमन के बेटे अर्जुन को आखिरी बार देवा के साथ देखा था। और अब इसीलिए दोस्तों साइमन अपने आदमी को भेजता है ताकि उसके आदमी देवा और उसके दोस्त राजशेखर की बेटी प्रीति दोनों को उठा सके। और इसीलिए यहाँ पर दयाल की वाइफ जैसी प्रीति को पकड़ती है वैसी साइमन के कई सारे आदमी वहाँ पर आते हैं और वो प्रीति एंड दयाल की वाइफ दोनों को कैप्चर करके साइमन के पासपोर्ट पर ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच ही हम दयाल को देखते हैं जिसे उसकी वाइफ ने बता दिया था कि उसने अर्जुन को कौन सी गाड़ी में छुपाया है। और इसीलिए दयाल सीधा उसी गाड़ी के अंदर जाता है एंड वहाँ पहुंचकर वो सीधा साइमन को वीडियो कॉल करता है एंड वीडियो कॉल पर वो साइमन के सामने उसके बेटे को जान से मार देता है। और मारते हुए वो साइमन से ये कहता है कि ये सब कुछ वो देवा के कहने पर कर रहा है और देवा ने उसके बेटे को मारने के लिए कहा है। और यहाँ पर दयाल ये सब कुछ इसलिए करता है ताकि साइमन देवा को मार दे और इतने में दयाल अपनी वाइफ को लेकर देश छोड़कर भाग जाए। लेकिन दोस्तों साइमन वीडियो कॉल पर अपने बेटे को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा बौखला जाता है और इसीलिए वो अपने बहुत सारे आदमी देवा को पकड़ने के लिए भेजता है ताकि उसके आदमी देवा को पकड़ के उसके पास पोर्ट पर ला सके। लेकिन दोस्तों जब साइमन के आदमी देवा मेंशन पहुंचते हैं और देवा को पकड़ने की कोशिश करते हैं तब देवा उन सबको बीट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर देवा अकेला पड़ जाता है। लेकिन फिर देखते देखते वहाँ पर देवा के 18 और साथी आते हैं जिनमें से एक कालिशा भी होता है। और दोस्तों ये जो कालिशा है उसे प्ले किया है एक्टर उपेंद्र ने जो कि वैसे साउथ इंडस्ट्री के काफी फेमस एक्टर है। एंड इसलिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये सारी गोली मिलकर साइमन के सारे साथियों को मार देते हैं। और दोस्तों मूवी का ये फाइट सीन काफी गजब का सीन होता है। हालांकि दोस्तों इन सब के बाद ही देवा को ये पता लग जाता है कि इस टाइम पर उसकी बेटी प्रीति साइमन के साथ उसके पोर्ट पर है और इसीलिए वो जल्दी से अकेला उसे बचाने निकलता है एंड वो अपने साथियों को अपने पीछे से आने के लिए कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा साइमन को देखते हैं जिससे कि अपने सामने प्रीति और दयाल की वाइफ को बिठा रखा होता है। अब दोस्तों साइमन यहाँ पर दयाल की वाइफ के बारे में भी जान चुका था और इसीलिए वो यहाँ पर दयाल को वीडियो कॉल करता है एंड उसके सामने उसकी वाइफ को जान से मार देता है। इसके बाद वो देवा के आने का वेट करता है ताकि वो देवा के सामने उसकी बेटी को भी मार सके। अब दोस्तों अगले पल देवा साइमन के सामने आता है जिसे देखकर साइमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो देवा से कहता है कि वो जान चुका है कि उसके बेटे अर्जुन को मरवाने वाला देवा है। लेकिन इस बात पर देवा साइमन को ही बताता है कि उसके बेटे को ना तो उसने मारा है और ना ही मरवाया है और इसीलिए वो उसके दोस्त की बेटी प्रीति को जाने दे। अगर साइमन चाहे तो अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे मार दे। लेकिन दोस्तों ये बात
सुनकर साइमन देवा से कहता है कि तुझे देखकर मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि तू कोई आम इंसान नहीं है और ना ही तू ये सब सिर्फ अपने दोस्त की बेटी के लिए कर रहा है, इसलिए तू मुझे ये बता कि आखिरकार तू है कौन और आखिरकार तू ये सब कर क्यों रहा है। अब दोस्तों इन सब के बाद ही देवा साइमन को अपनी स्टोरी बताता है। देवा की कहानी आज से 30 साल पहले शुरू होती है। आज से 30 साल पहले देवा एक कूली हुआ करता था और जब वो कूली का काम किया करता था उसी टाइम पर उसकी दोस्ती राजशेखर से हुई थी। राजशेखर बहुत अच्छा इंसान था और इसीलिए उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई और वो यानी कि देवा, उसका दोस्त राजशेखर और उसके साथ के बहुत सारे कूली साथी एक साथ मिलकर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के लिए काम करते थे और उनका जो मालिक था वो उन्हें काम के ठीक ठाक पैसे देता था। लेकिन फिर एक दिन मालिक ने काम के लिए सारे कूलियों को विदेश भेजा और वहाँ पर उनसे कंटेनर उठवाए। हालांकि उसको और उसके साथी कूलियों को अब तक ये कुछ भी नहीं पता था कि उन कंटेनर्स के अंदर क्या होता है। लेकिन विदेश में उस दिन उन सबको ये पता लगा कि उन सभी कंटेनर्स के अंदर ड्रग का सप्लाई होता है और अब क्योंकि वहाँ विदेश में पुलिस की रेड पड़ी इसलिए वो सारे कूली पकड़े गए। जिसके बाद मालिक ने भी सारा का सारा ब्लेम कूलियों पर डाल दिया और ये कहा कि ये सारा स्मगल कूली कर रहे हैं। वहाँ पर टोटल 400 कूली फंसे थे और इसीलिए वहाँ की पुलिस ने हमें ऑप्शन दिया कि अगर हम 400 कूली में से कम 100 कूली भी इस जुर्म को अपना ले तो फिर उन 100 कूलियों के बदले में बाकी 300 को वापस इंडिया भेजा जा सकता है। अब ऐसा करने के लिए वो सारे कूली मान गए, जिसके बाद उन सारे कूलियों को चुना गया जिनके आगे पीछे रोने वाला कोई भी नहीं है और वो सारे 300 कूली जिनकी फैमिलीज है उन सबको वापस जाने के लिए कहा गया। लेकिन जो 100 कूली वहाँ पर रुक रहे थे उनके साथ मैं भी रुका, यानी कि देवा। पर मेरे दोस्त राजशेखर ने मुझे वहाँ से चलने के लिए कहा और उसने मुझसे कहा कि अगर वो यहाँ पर रुकता है तो वो मुझे यानी कि अपने दोस्त को और अपने परिवार को भूल जाए। मेरे सामने बहुत बड़ी दुविधा थी, मैं अपने कूली दोस्तों को चुनूं या फिर अपने परिवार को। पर आखिरकार मैंने अपने कूली साथियों को चुना और मैं वहीं पर रुक गया। लेकिन देवा के साथ जो 100 कूली वहाँ पर रुके थे उन सभी को उनकी कंपनी के मालिक ने मरवाने की कोशिश की और कई सारे कूलियों को उसने मार भी दिया। लेकिन फिर ये सब देखकर देवा यानी कि वो रुका नहीं और उसने उस सेठ को जान से मार दिया। और ये स्टोरी बताते बताते देवा साइमन से कहता है कि अपनी कंपनी के जिस मालिक को उसने जान से मारा वो और कोई नहीं बल्कि साइमन का फादर जेवियर था। अब दोस्तों इस बात को सुनकर साइमन शॉक हो जाता है और फिर यहीं से उसे ये बात याद आती है कि क्यों उसे पहले ऐसा लगता था कि उसने देवा को कहीं तो देखा हुआ है। असल में उसने देवा को तब देखा था जब वो काफी छोटा था और वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर देवा ने उसके फादर को मारा था। अब दोस्तों ये बात जानते ही साइमन गुस्से से देवा पर हमला करता है, जिसके रिस्पॉन्स में उन दोनों के बीच फाइट होती है और उस फाइट में देवा साइमन को जान से मार देता है। और इसी टाइम पर देवा की मदद के लिए उसके कुली साथी भी पहुंच जाते हैं। इसीलिए साइमन के मरने के बाद उसका जो इलीगल सामान पोर्ट पर होता है वो अपने साथियों की मदद से उन सबको भी ब्लास्ट करवा देता है। अब इसके बाद देवा अपने कुली साथी और प्रीति के साथ जब जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे बहुत सारे आदमी घेर लेते हैं और वो सारे आदमी देवा और उसके साथ के लोगों को लेकर सीधे एक अनजान जगह पर जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों देवा और उसके साथियों के सामने एंट्री होती है दाहा की, वही दाहा जो कि साइमन के सिंडिकेट का लीडर है। एंड दोस्तों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये दाहा और कोई नहीं बल्कि आमिर खान है। यहाँ पर दाहा को ये पता लगता है कि देवा ने साइमन को मारा है, उसके सिंडिकेट के मेंबर को, और इसीलिए दाहा सीधा अपने हाथ में एक तलवार उठाता है और वो देवा को मारने जाता है। लेकिन देवा के पास आते ही उसे कुछ याद आता है और वो पास्ट में एक स्टोरी को याद करता है। और दोस्तों स्टोरी में हम ये देखते हैं कि जिस टाइम पर देवा ने साइमन के फादर जेवियर को जान से मारा था उस टाइम पर वहाँ पर दाहा भी प्रेजेंट था। और वैसे तो उस टाइम पर दाहा का फादर भी एक गैंगस्टर था, लेकिन देवा को देखकर दाहा ने ये मान लिया था कि देवा उसके फादर से भी ज्यादा पावरफुल आदमी है और इसीलिए उस दिन से ही दाहा देवा की इज्जत करने लगा था। और आज 30 साल बाद प्रेजेंट टाइम में दाहा देवा को पहचान लेता है और फिर इसलिए दाहा देवा को अपनी गैंग को ज्वाइन करने के लिए कहता है ताकि वो दोनों साथ मिलकर काम कर सके। अब इसके बाद ही देवा सीधा दाहा के फादर के पास जाता है और उसे हाँ बोल देता है। लेकिन उसके साथ ही वो दाहा के फादर से ये भी बोलता है कि वो गैंग को ज्वाइन करने के लिए तो राजी है, लेकिन वो अभी भी यही बोलेगा कि अगर गैंग में उसके कुली साथियों को कुछ भी हुआ तो फिर उससे बुरा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि अपने साथियों के लिए वो पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। हालांकि दोस्तों इसी टाइम पर हम दयाल को भी देखते हैं जिसे भी दाहा ने कैप्चर करवा लिया था और फिर इसलिए यहाँ पर देवा बहुत ज्यादा मिट्टी खुदवाता है एंड उसके अंदर दयाल को धक्का मार के उसे मिट्टी के नीचे दबा देता है ताकि दयाल की मौत हो जाए। और फिर इस तरह से देवा दयाल को मारकर उस अपने दोस्त राजशेखर की मौत का बदला लेता है। अब दोस्तों वैसे तो अब यहाँ पर इस सीन के बाद इस मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ इस आखिरी सीन के अंदर भी मुझे काफी बड़ा फ्लो दिखता है और वो फ्लो होता है दाहा और देवा के मिलने वाला सीन। क्योंकि दाहा जैसी देवा के सामने आता है वैसी वो तलवार से उसे मारने वाला होता है, बट अचानक से दाहा को याद आ जाता है कि वो देवा को 30 साल पहले से जानता है और इसी वजह से वो देवा को जान से नहीं मारता। लेकिन दोस्तों अगर दाहा को ये बात याद नहीं आती फिर तो वो देवा को जान से मार देता और सिर्फ देवा नहीं बल्कि उसके सारे साथी भी मारे जाते, इवन उसकी बेटी प्रीति भी। और दोस्तों अगर आप ध्यान दे तो यहाँ पर एक और गड़बड़ी है एंड वो वाली गड़बड़ी ये है कि दाहा ने भी देवा को 30 साल पहले देखा था और साइमन ने भी देवा को 30 साल पहले देखा था, लेकिन दाहा ने देवा को एक ही बार में पहचान लिया और साइमन देवा को बार बार देखकर भी नहीं पहचान पाया। जबकि साइमन के नजरिए से तो देवा ने उसके फादर को जान से मारा था और इसीलिए साइमन को तो देवा को एक ही बार में पहचान लेना चाहिए था। बट दोस्तों मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे फ्लॉज हैं और इसीलिए इस मूवी के बारे में ओवरऑल मैं यही बोलूंगा कि ये एक डिसेंट मूवी है, क्योंकि ये मूवी ना तो मुझे बुरी लगी और ना ही ज्यादा अच्छी लगी। बाकी दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर देना। बाकी आप में से जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।